हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब फैमिली में। आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे उसी मिडिवल हिस्ट्री की। ठीक है, तो इससे पहले कि इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से इससे पहले जो हम क्लास अटेंड कर रहे थे या इससे पहले जो भी सारा सिस्टम हम इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ रहे थे उसी को आज हम पुनः एक नए अंदाज में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग देखते हैं कि इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने अध्ययन क्या किया था। तो क्लास में भरपूर एकाग्रता के साथ में बने रहेंगे मेरे साथ में शुरू से लास्ट तक और आनंद लेते चलिए इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत जो भी सारी घटनाएं घटित हुई हमारी इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत इतिहासकारों ने इसको बड़े ही बेहतरीन अंदाज में क्या किया है, संकलित करके बाकायदा एक एक चैप्टर का नाम दिया और उसको मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत उन पूरी की पूरी घटनाओं का या उन तमाम सारी घटनाओं का जिक्र किया है जो कि मध्यकाल के समय में इस पूरे के पूरे भारत में घटना क्या हुई, घटित हुई थी पूरे के पूरे मध्यकाल के समय में। ठीक है, तो सारी बातों का जिक्र करेंगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में हम उन तमाम सारी बातों का जिक्र करेंगे आपके साथ में जो कि पूरे के पूरे मध्यकाल के समय में घटना जो हुई और घटित होके रह गई। इतिहासकारों ने उनको बाकायदा यार बड़े ही बेहतरीन अंदाज में उन तमाम सारी घटनाओं का जिक्र इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत किया है। ठीक है, तो टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम इससे पहले हम लोगों ने बात की थी क्या, दक्षिण भारत का इतिहास हम लोग अध्ययन कर रहे थे। यानी हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में क्या जिक्र किया था, यानी दक्षिण भारत का इतिहास का अध्ययन हम कर रहे थे कि इससे पहले हम लोगों ने तमाम सारी बातों का जिक्र किया कि हमारा दिल्ली सल्तनत या काफी सारी बातों का जिक्र किया। तो उन सारी क्लासों को आप देख लीजिएगा, उसके पश्चात यहाँ पे आइएगा। ठीक है, तो ज्यादा सहजता महसूस होगी अध्ययन के दृष्टिकोण से। ठीक है, बाकी हम लोगों ने इस पूरे के पूरे दक्षिण भारत में ये देखा कि उत्तर भारत में सल्तनत काल चल रहा होता है, उसी समय हमारे दक्षिण भारत में भी कुछ हमारा एक प्रकार से बोले तो कुछ नए साम्राज्य उभरते हैं जो कि विद्रोह के कारण उभरते हैं। और जब ये दक्षिण भारत में हमारा एक प्रकार से बोले ये नए राज्य उभरते हैं तो उस समय दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन था। और इस तुगलक वंश में बेसिकली बोले तो आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं इस पूरे के पूरे, पहले तो देखते हैं इसी में दक्षिण भारत में जो भी हमारा मतलब एक प्रकार से बोले जो नए साम्राज्य उभरते हैं उसमें हम लोग एक को विजयनगर बोलते हैं, यानी विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते हैं। एंड दूसरा इसी में हम एक को बोलते हैं बहमनी साम्राज्य। ठीक है, तो ये दो नए साम्राज्य उभरते हैं जो कि विजयनगर साम्राज्य जो होता है ये हिंदुओं द्वारा स्थापित एक नया साम्राज्य होता है जिसमें कि तमाम सारी बातों का जिक्र हम लोग इससे पहले की क्लास में कर चुके हैं। इसके माध्यम से हम और भी जिक्र करेंगे कि कुछ हमारे हिंदू संत आते हैं या जो भी हमारे आंदोलन वगैरह होते हैं, तो जब ये चैप्टर हमारा खत्म होगा तो उसके पश्चात में हम उन तमाम सारे संतों का भी अध्ययन करेंगे जो कि कुछ हिंदू संत थे और कुछ हमारे एक प्रकार से बोले तो सूफी संत वगैरह थे, तो उनका अध्ययन हम करेंगे इसकी समाप्ति के पश्चात में। ये हमारा जो बहमनी साम्राज्य होता है
ये बहमनी साम्राज्य हमारा मुस्लिमों द्वारा स्थापित एक नया साम्राज्य होता है इस पूरे के पूरे दक्षिण भारत में। ठीक है, तो विजयनगर हम लोगों ने अध्ययन कर लिया, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के पहले इस विजयनगर साम्राज्य वाली क्लास को देख लीजिएगा। उसके पश्चात यहाँ पे आइएगा तो ज्यादा सहजता महसूस होगी अध्ययन के दृष्टिकोण से, और अगर हम अध्ययन कर लेते हैं तो अपनी एक स्वयं की हमारी क्या होगी, बौद्धिक क्षमता विकसित हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, देखते हैं इसी में आज जो हम बात करने वाले हैं वो पूर्णतः अध्ययन करेंगे बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में, कि ये जो बहमनी साम्राज्य है ये हमारा कैसे उत्थानित होता है, क्या कारण था, या तमाम सारी बातों का जिक्र हम आपके साथ में आज करने वाले हैं इस क्लास के माध्यम से। ठीक है, सर्वप्रथम हम लोग ये देखते हैं कि ये जो बहमनी साम्राज्य होता है ये एक प्रकार से अस्तित्व में कैसे आता है। तो मैंने यार इससे पहले भी बोला कि जिस समय ये बहमनी और विजयनगर साम्राज्य उत्थानित होता है उस समय दिल्ली सल्तनत पर या उत्तर भारत में या मध्य भारत में उस समय हमारा तुगलक वंश का शासन होता है। और बेसिकली इस तुगलक वंश में इस समय हमारा किसका शासनकाल होता है, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल होता है। और इससे पहले हम लोगों ने जब दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का अध्ययन किया था तो उसमें मैंने बड़े ही बेहतरीन अंदाज में मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में चर्चा की थी कि उसके 5 अभियान थे हमारे, जो कि 5 के पांचों अभियान हमारे असफल होते हैं। उसमें से एक हमारा अभियान था कि वो अपनी राजधानी को परिवर्तित करता है, और राजधानी परिवर्तित करने के क्रम में वो स्वयं भी और उसकी जो प्रजा होती है उसको भी वो मतलब स्थानांतरित करने का प्रयास करता है, जो कि यही कारण होता है कि वो दक्षिण साइड में जाता है, यानी इसी क्षेत्र में आता है अपनी राजधानी स्थापित करने और अपनी सत्ता को स्थापित करने। इसी क्रम में यार थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है, डिसबैलेंस होता है तो उसकी सत्ता ना इधर दक्षिण में स्थापित हो पाती है और ना ही उत्तर में स्थापित हो पाती है। ठीक है, जिस कारणवश इसको इस दक्षिण से पुनः फिर दिल्ली सल्तनत वाले क्षेत्र में जाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी अव्यवस्था फैल जाती है, जिस कारणवश इसी अव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए कुछ हमारे मुस्लिम लोग होते हैं या मुस्लिम अमीर लोग होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि विद्रोह वगैरह कर देते हैं, यानी बड़े ही भारी मात्रा में अराजकता की स्थिति पैदा होती है। तो वो लोग भी यार एक प्रकार से विद्रोह करते हैं, मुसलमान लोग। ठीक है, तो जैसे ही विद्रोह करते हैं तो इसी संदर्भ में उन्हीं विद्रोहियों के कारण उन्होंने ये भी सोचा कि हम एक नए साम्राज्य की स्थापना करेंगे अपने स्वयं के द्वारा और अपना एक नया नेता चुनेंगे हम। तो उसी सारे क्रम में ये बहमनी साम्राज्य हमारा उत्थानित होता है, जिसको हम लोग इस नाम से जानते हैं कि मुस्लिम अमीरों के द्वारा ये हमारा एक प्रकार से साम्राज्य की स्थापना की जाती है। ठीक है, फिलहाल में अभी हम लोग बात करेंगे, जैसे जैसे क्लास को आगे बढ़ाएंगे समझते हैं इसको थोड़ा सा एक बार पुनः। ये जो बहमनी साम्राज्य होता है इसके अगर हम पूरे काल की बात करें तो इसका जो काल होता है, मैं अगर बोलूं तो 1347 ईस्वी से लेकर के ये 1518 ईस्वी तक जाता है। और कहीं कहीं किसी किसी किताब में यार इसकी तारीख थोड़ा सा अलग भी दी गई है, कहीं कहीं पे 1518 दिया गया है और कहीं कहीं पे इसमें 1527 दिया गया है। तो इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है कि बहमनी साम्राज्य का जो पूरा का पूरा कार्यकाल या ये जो हमारा पूरा का पूरा साम्राज्य था इसका शासनकाल कब तक था, ये पूरा साम्राज्य हमारा दक्षिण भारत में कितने दिनों तक या कितने वर्षों तक स्थापित रहा, तो ये इतिहासकारों के द्वारा अंदाजा लगाया जाता है। और यार ये भी बोला जाता है कि ये जो तारीख का वर्णन यहाँ पे इतिहासकारों ने किया है वो यार 1347 ईस्वी से लेकर के 1518, कहीं कहीं पे 1518 और कहीं कहीं किसी किताब में 1527 ईस्वी भी दे दिया गया है। ठीक है, तो इन तारीखों से भी हमने क्या होना है, रूबरू होना है। और फिलहाल में कुछ हमारे इतिहासकार ऐसे हैं जिनका मानना यह है कि इस पूरे के पूरे बहमनी साम्राज्य में
कुल मिलाकर के 18 शासक हमारे होते हैं। इन 18 शासकों के शासन काल के दौरान में पूर्णतः जो बहमनी साम्राज्य है वो 175 वर्षों तक अस्तित्व में रहता है इस पूरे के पूरे दक्षिण भारत के इतिहास में। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। इसी के पश्चात में थोड़ी सी चर्चा मैं ये करूंगा कि अभी मैंने बोला कि कुल मिलाकर के 18 शासक हमारे होते हैं या 18 सुल्तान या 18 राजा हमारे होते हैं इस पूरे के पूरे बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत में, जिन्होंने अपने अलग अलग शासन काल के दौरान में अलग अलग कार्यों का संचालन किया और एक बेहतरीन अंदाज में बहमनी साम्राज्य को सुदृढ़ और मजबूतीकरण भी प्रदान किया। ठीक है, और कुल मिलाकर के 175 वर्षों तक इन लोगों ने कुल मिलाकर के बहमनी साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया। ठीक है, देखते हैं इसी में कुछ शासकों के बारे में, देखते हैं कि कौन कौन से शासक थे हमारे। तो जो भी हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण शासक होंगे उनका जिक्र मैं यहाँ पे बड़े ही बेहतरीन अंदाज में करूंगा, तो तनिक भी दुविधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। जो भी हम देखेंगे यहाँ पे वो एक बेहतरीन अंदाज में देखेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम बात करते हैं हम इसी में। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसी बहमनी साम्राज्य में शासकों की बात करते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से शासक हमारे इस पूरे के पूरे बहमनी साम्राज्य में अस्तित्व में आते हैं और अपनी सत्ता को स्थापित करके जो भी सारी स्थितियां थी या जो भी सारे कार्य उनसे बन पड़े वो अपने शासन काल के दौरान में उन्होंने संचालित करना प्रारंभ कर दिया। तो इसमें हम लोग सबसे पहली बात करेंगे किसकी, सबसे पहली बात मैं करूंगा इसमें बहमनी साम्राज्य में जफर खां के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पहला था हमारा जफर खां और इसी को हम एक नाम और देते हैं, यानी इसी को हसन गंगू भी बोलते हैं, यानी हसन गंगू के नाम से जानते हैं। इसका एक नाम और याद रखिएगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलाउद्दीन हसन, यानी अलाउद्दीन हसन बहमनी बोलते हैं, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला शासक होता है। फिलहाल में अभी केवल और केवल शासकों को देखते चलिएगा, जितनी सारी बातें मैं यहाँ पे कर रहा हूं केवल और केवल आप लोग देखते चलिएगा। ठीक है, उसके पश्चात में दूसरा हम जो अध्ययन करना है वो दूसरा हमने अध्ययन करना है मोहम्मद शाह प्रथम का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे, मोहम्मद शाह प्रथम का अध्ययन करेंगे, मोहम्मद शाह प्रथम का जिक्र करेंगे हम लोग। ठीक है, एंड तीसरा जो जिक्र करेंगे इसी में हम बात करेंगे मोहम्मद शाह द्वितीय की चर्चा करेंगे, मोहम्मद शाह द्वितीय की भी चर्चा कर देंगे। एंड इसी में अगर हम लोग और बात करें तो इसी में हम बात करेंगे ताज उस करके फिरोज शाह की बात करेंगे। इसी में जो हमने नेक्स्ट अध्ययन करना है वो अध्ययन करेंगे हम ताजुद्दीन फिरोज शाह की बात करेंगे, इसकी भी चर्चा करेंगे। यह भी एक प्रकार से शासक ही था जिसकी चर्चा हम करेंगे। एंड इसी के पश्चात में अगर और बात करें तो इसी में नेक्स्ट शासक का जो अध्ययन करना है हमें वो हमने बात करेंगे शिहाबुद्दीन अहमद शाह की बात करेंगे, शिहाबुद्दीन अहमद शाह का जिक्र करेंगे। ठीक है, एक हमारा ये आ गया शिहाबुद्दीन अहमद शाह। इसके पश्चात में यार हमारे छोटे छोटे शासक भी होते हैं, मैंने पहले ही बोला 18 शासक हुए हमारे जो कि 175 वर्षों तक अपना इसी में बहमनी साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल में जो हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उन सभी शासकों का जिक्र हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो शिहाबुद्दीन अहमद शाह जी हो गए।
इसके पश्चात में यार एक प्रकार से अगर मैं और बोलना चाहूं तो इसके पश्चात में हमारा कई सारे शासक आते हैं और इसी में हमारा एक जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आता है वो हुमायूं करके आता है। कौन आता है? शिहाब उद्दीन अहमद शाह के पश्चात में एक हमारा हुमायूं करके आता है, इसको भी याद रखिएगा, हुमायूं करके आता है, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में एक का जिक्र और करेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग मोहम्मद शाह तृतीय के नाम से जानते हैं, मोहम्मद शाह तृतीय के नाम से जानते हैं, ठीक है। एंड एक लास्ट शासक का अध्ययन करना है हमने, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट शासक का जो मैं अध्ययन करने वाला हूं वो हम लोग इसमें हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कलीम उल्लाह के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका भी अध्ययन हम लोग आज करने वाले हैं। फिलहाल में आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा कि यहाँ पे हम लोग किन किन शासकों का जिक्र इस पूरे के पूरे बहमनी साम्राज्य में करने वाले हैं। बहमनी साम्राज्य का कार्यकाल पूरा का पूरा ये होता है। अभी जैसे जैसे हम लोग शासकों का जिक्र करेंगे तो इनके कार्यकाल का भी जिक्र करेंगे कि कौन सा शासक कब तक अपनी सत्ता को इस बहमनी साम्राज्य में संभाल करके रखता है या कब तक गद्दी पर बैठता है, ठीक है। तो उसके कार्यकाल का जिक्र हम उस शासक के पढ़ने के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले अध्ययन करेंगे हसन गंगू का, जिसको हम लोग जफर खां या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से भी जानते हैं। दूसरा इसी में अध्ययन करेंगे मोहम्मद शाह प्रथम का। तीसरा अध्ययन करने वाले हैं मोहम्मद शाह द्वितीय का। एंड उसके पश्चात में अध्ययन करेंगे ताज उद्दीन फिरोज शाह, शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाह, हुमायूं का जिक्र करेंगे, मोहम्मद शाह द्वितीय का जिक्र करेंगे एंड लास्ट जिक्र करेंगे हम कलीम उल्लाह का जिक्र करेंगे, जो कि इस पूरे के पूरे बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक होता है, जो कि 1492 से लेकर के 1512 ईस्वी तक इस पूरे के पूरे बहमनी साम्राज्य में अपनी सत्ता को संभालता है या अपने कार्यकाल के दौरान में काफी सारी चीजों का जिक्र ये करता है, ठीक है। तो नजर डालते हैं, सबसे पहला शासक हमारा कौन था, वो था हमारा जफर खां। कौन था? जफर खां, जिसको हम लोग हसन गंगू के नाम से जानते हैं। वास्तविक नाम इसका हसन गंगू होता है। और ये जो जफर खां होता है ये बहमनी साम्राज्य का कौन होता है, ये संस्थापक होता है। इसको भी याद रखिएगा, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन, ये हमारा जफर खां होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं, डाल करके थोड़ा सा देख ही लेते हैं, ठीक है। सारी चीजों को देखते चलिएगा आप लोग मेरे साथ में, तनिक भी दुविधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं इसी में सर्वप्रथम बात करूंगा मैं किसकी, जफर खां की बात करते हैं। जफर खां की बात करते हैं। जफर खां कौन था, तो ये हमारा बहमनी साम्राज्य का, जफर खां ये बहमनी साम्राज्य का, बहमनी साम्राज्य का कौन था मेरे शेर, ये संस्थापक होता है। कौन? जफर खां, ठीक है। और इसका वास्तविक नाम क्या होता है, जफर खां का वास्तविक नाम, वास्तविक नाम इसका क्या होता है, तो वास्तविक नाम इसका होता है हसन गंगू। क्या होता है? हसन गंगू के नाम से जानते हैं, ठीक है। और फाइनली जब ये शासक बनता है, हसन गंगू जब बहमनी साम्राज्य का शासक बनता है, तो फिलहाल में इसको एक उपाधि दी जाती है। यह एक उपाधि के साथ में इस बहमनी साम्राज्य में क्या करता है, शासक के तौर पे बैठता है। तो इसको उपाधि कौन सी दी गई, तो इसको एक उपाधि दी गई, जैसे ही ये शासक बनता है तो इसको एक उपाधि दी गई जिसको हम लोग बहमन शाह के नाम से जानते हैं, या इसको जो उपाधि दी गई वो बहमन शाह की उपाधि दी गई, लेकिन इसका जो पूरा नाम था वो पूरा नाम था अलाउद्दीन, अलाउद्दीन बहमन, अलाउद्दीन अलाउद्दीन हसन, अलाउद्दीन हसन
बहमन शाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार की बहमन शाह की उपाधि थी और एक प्रकार से इसका जो पूरा नाम रखा गया शासक बनने के पश्चात में वो था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, याद रखना है। और फिलहाल में ये जो बहमन शाह होता है ये एक प्रकार से जैसे ही शासक बनता है तो इसी कारणवश इस पूरे के पूरे इसी उपाधि के चलते ही, इसी उपाधि के नाम से ही इस पूरे के पूरे साम्राज्य का नाम क्या पड़ता है, बहमनी साम्राज्य पड़ता है इसी के नाम पे। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। और इतना ही नहीं, ये जो बहमन शाह होता है इसका फिलहाल में कार्यकाल भी देख लीजिए कि ये शासक बनता कब है। तो ये फिलहाल में जब शासक बनता है तो ये शासक बनता है, इसको भी याद रखिएगा, ये शासक कब बनता है, तो ये शासक बनता है कब, 1347 ईस्वी में स्थापना करता है किसकी, बहमनी साम्राज्य की। और 1347 से लेकर के 1358 ईस्वी के मध्य में इसका कार्यकाल पूरा होता है या इसका पूरा का पूरा शासनकाल होता है। किसका शासनकाल, पूरा का पूरा जफर खां का, या इसको हसन गंगू भी बोल सकते हैं या बहमन शाह भी बोल सकते हैं, जो भी हमारी इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार हम इसको इसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसने यार फिलहाल में इसका जो शासनकाल होता है, इसने अपने शासनकाल के दौरान में काफी सारी चीजों का जिक्र किया, काफी सारी बातों का जिक्र किया और एक प्रकार से बोले तो ये अपने साम्राज्य को एक मजबूतीकरण भी प्रदान करना चाहता है और अपने साम्राज्य को एक स्थायित्व प्रदान करना चाहता है और प्रयास भी करता है, लेकिन यह उसमें ज्यादा सफल नहीं होता है। हालांकि सफल होता है लेकिन ज्यादा सफल नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको यह बोला जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि ये अपने शासन काल के दौरान में अपने साम्राज्य को एक स्थायित्व प्रदान करने का चाह रखता है या प्रदान करता भी है। ठीक है, इसी के पश्चात में इसने अपनी एक राजधानी बनाई स्थापना के क्रम में, जिसको हम लोग गुलबर्गा के नाम से जानते हैं। कि जो ये बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी, राजधानी किसकी, बहमनी साम्राज्य की, यानी बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी बनाई गई किसके द्वारा, ये हसन गंगू जी के द्वारा। तो ये गुलबर्गा बनाई गई, क्या बनाई गई, गुलबर्गा बनाई गई। इसको भी याद रखिएगा, बहमनी साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी हमारी कौन सी थी, तो गुलबर्गा थी। किसके द्वारा स्थापित की गई, तो वो स्थापित की गई अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जी के द्वारा। ठीक है, इसके पश्चात में जैसे ही ये शासक बनता है, शासक बनने के पश्चात में ये क्या करता है, गुलबर्गा को राजधानी बनाता है और राजधानी बनाने के पश्चात में इसने अपने पूरे के पूरे साम्राज्य को 4 भागों में या 4 प्रांतों में बांट करके रख दिया। अब वो 4 प्रांत हमारे कौन कौन से हैं, तो इसको देखते हैं कि इसने अपने साम्राज्य को क्या किया, कि अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांट दिया, 4 प्रांतों में बांट दिया। कौन कौन से, पहला तो हमारा ये गुलबर्गा ही हो गया, तो इसको भी याद रखिएगा कि पहला हमारा गुलबर्गा हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया, दौलताबाद हो गया, इसको भी याद रखिएगा। तीसरा हमारा एक प्रकार से बोले तो जो भी हमारा कृष्णा नदी के आसपास का क्षेत्र था जिसको बरार बोलते हैं, बरार। और बरार के पश्चात में एक हमारा और आता है, एक हमारा आता है जिसको हम लोग बीदर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन 4 प्रांतों में उसने क्या किया कि अपने पूरे के पूरे साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांट करके रख दिया। और ये इतना बड़ा शासक था कि इसने 4 प्रांतों में पूरा का पूरा बहमनी साम्राज्य को बांट करके रख दिया। और 4 प्रांतों में जैसे ही बांट दिया तो इसका अपना शासनकाल तो चल ही रहा था, इस
पूरे के पूरे चार के चारों प्रांतों में इसने सूबेदारों की नियुक्ति कर दी। सूबेदारों की नियुक्ति क्यों करता है? क्योंकि यार इतना बड़ा साम्राज्य हमारा, कृष्णा नदी के ऊपर का जितना भी क्षेत्र था हमारा, बरार वगैरह, बीदर वगैरह, या तुंगभद्रा नदी के किनारे, तो जो भी सारा सिस्टम था, ये पूरा का पूरा साम्राज्य हमारा बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत आता है। बेलगांव, गोवा तक का पूरा क्षेत्र आता था, लेकिन फिलहाल में इसने थोड़ा सा जीत लिया था, हमारा विजयनगर के कुछ शासकों ने जीता था उसको, ठीक है। तो इन इन क्षेत्रों में शासन करने के लिए क्या किया था कि हसन गंगू ने एक प्रकार से बोले तो सूबेदारों की नियुक्ति की थी। उस समय का सूबेदार का पद आज वर्तमान के प्रधानमंत्री से हम इसकी तुलना कर सकते हैं कि आज जैसे हम लोग प्रधानमंत्री का पद है हमारा, उस समय मध्यकाल में या प्राचीन समय में हमारा शासक के पश्चात में सूबेदार का पद बनाया जाता था। तो इन चार के चारों प्रांतों में सूबेदारों की नियुक्ति की गई और इन्हीं सूबेदारों के माध्यम से क्या किया गया कि ये जो हमारे शासक थे या सुल्तान थे या हसन गंगू थे, इन्होंने अपने साम्राज्य का शासन एवं प्रशासन चलाना स्टार्ट कर दिया इन्हीं सूबेदारों के माध्यम से। और एक बेहतरीन अंदाज में इन सूबेदारों ने शासक की सहायता भी की, प्रशासनिक तौर से भी, राजनीतिक तौर से भी, या जो भी हमारी स्थितियां हो सकती हैं उन तमाम सारी तरीकों से इन सूबेदारों ने शासक का क्या किया, बड़े ही बेहतरीन अंदाज में उनकी सहायता की कि जिससे कि पूरा का पूरा शासन एवं प्रशासन थोड़ा सा आसान हो जाए चलाने में। जिस कारणवश इनको प्रांतों में बांटा गया और जैसे ही प्रांतों में बांट दिया गया तो थोड़ा सा सहजता महसूस हुई इनके प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने में, ठीक है। इसी के पश्चात में ये जो हमारे हसन गंगू होते हैं, ये और भी कई सारे कार्य करते हैं। और कई सारे कार्य कैसे करते हैं? काफी सारे अच्छे कार्य करते हैं। ये थोड़ा सा एक प्रकार से बोले तो बुद्धिजीविता जरूर थी, यानी इसके अंदर बुद्धिजीविता थोड़ा सा ज्यादा थी। वो कैसे? बुद्धिजीविता इस कारणवश ज्यादा थी क्योंकि ये थोड़ा सा दिमाग से तेज था। इसने क्या किया कि हम लोग तो यार जानते ही हैं कि अध्ययन भी कर चुके हैं कि इससे पहले हमारा जो ये बहमनी साम्राज्य है और इसी कृष्णा नदी के नीचे का क्षेत्र हमारा जो दक्षिण का था, ये विजयनगर वालों का था, अर्थात हिंदू और मुस्लिमों में टकराव की स्थिति पैदा होती थी। ये हम शुरुआती दौर से ही जानते हैं, ठीक है। तो ये जो टकरार की स्थिति थी ये फिलहाल में क्यों होती थी, तो इसके भी कई कारण हैं हमारे। इन दोनों हिंदू एवं मुस्लिमों के बीच में टकराव की स्थिति इस कारणवश होती थी कि जो भी सारा सिस्टम था, कभी कभार द्वाब वाले क्षेत्र के लिए यानी उपजाऊ क्षेत्र के लिए दोनों आपस में संघर्ष करते थे। कभी कभार धार्मिक स्थिति हमारी या परिस्थिति पैदा होती थी तो आपस में ये लोग लड़ते थे, और कभी कभार साम्राज्य विस्तार के लिए ये लोग आपस में संघर्ष किया करते थे। तो इस प्रकार की कई परिस्थितियां होती थी जो कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य आपस में क्या करते थे, टकराव पैदा करते थे या आपस में संघर्ष किया करते थे। लेकिन जैसे ही ये हमारा हसन गंगू स्थापित करता है तो शुरुआती दौर से ही दोनों साम्राज्यों के मध्य में संघर्ष की स्थिति पैदा होती है और ये अंतिम शासक तक जाकर के ये संघर्ष चलता रहता है हमारा। लेकिन फिर भी हसन गंगू ने थोड़ा सा बुद्धिजीविता का प्रयोग करते हुए क्या किया कि इसने विजयनगर साम्राज्य के जो लोग थे वो हिंदू लोग थे, क्योंकि हिंदू साम्राज्य था हमारा, तो इसने हिंदुओं के प्रति भी काफी सारे कार्य किए। मैंने अभी बोला कि अच्छे कार्य किए, तो उन अच्छे कार्यों में इसकी गिनती ये थी कि इसने अपनी बुद्धिजीविता के जरिए एक दिमाग लगाया कि इसने हिंदुओं के प्रति भी क्या किया कि थोड़ा सा संवेदना प्रकट की और हिंदुओं को अपनी तरफ आकर्षित किया और अपने कार्यों की बदौलत, ठीक है, अच्छे कार्यों के बदौलत हिंदू जो लोग थे उनको अपनी तरफ मतलब खींचता है, अपने साइड में लेता है, या एक प्रकार से बोले तो अपने कब्जे में लेता है और उनको कुछ जागीरें वगैरह प्रदान करवाता है। जागीरों के साथ साथ उनको कुछ हमारे एक प्रकार से बोले तो मोहरे वगैरह देता है और भी बोले तो अपने दरबार में या अपने साम्राज्य के अंतर्गत में वो उन हिंदुओं को क्या करता है कि कुछ
पद भी प्रदान करवाता है, अपने दरबार में कुछ पद भी हिंदुओं के लिए बनाता है और उन पद के जरिए वो उन हिंदुओं को या उन व्यक्तियों को अपने दरबार में रखता है। तो इस कारणवश जो भी हमारे हिंदू लोग थे वो भी सारे लोग इससे खुश हो गए। अब यार इसने ऐसा क्यों किया था, और इस समय तक जो जजिया कर था वो हिंदुओं से लिया जाता था। हम लोग शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब से मध्यकाल की स्टार्टिंग हम लोगों ने की थी कि तब से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जजिया कर हिंदुओं से लिया जाता था। लेकिन ये हसन गंगू ऐसा था कि इसने जजिया कर हिंदुओं से नहीं लिया। ठीक है, इसके भी कई कारण थे। मैंने पहले ही बोला कि इसके पास में बुद्धिजीविता ज्यादा थी, तभी इसने हिंदू और मुस्लिमों को मिला करके अपने शासन एवं प्रशासन का संचालन किया। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसने इस कारणवश किया क्योंकि ये जानता था कि अगर मैं शासक हूं, सुल्तान हूं या राजा बनता हूं तो मुझे सबको साथ लेकर के चलने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि साम्राज्य में तो यार कई तरह के लोग होते हैं, अब मैं एक को देखूंगा दूसरे को नहीं देखूंगा, तो एक के साथ में तो मेरी अच्छी खासी मित्रता होगी और दूसरे के साथ में मेरी अच्छी खासी शत्रुता भी होगी। इस कारणवश उसने अपनी बुद्धिजीविता का प्रयोग करते हुए अपने शासन काल में अपने शासन को संचालित किया। और क्या किया कि सारे लोगों को समान भाव में लेकर के, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, सबको एक भाव में लेकर के वो चलता था। और इन्हीं सारे लोगों के माध्यम से उसने क्या किया कि अपने पूरे के पूरे शासनकाल को संचालित किया एक बेहतरीन अंदाज में। उसने किसी से भी शत्रुता का भाव नहीं रखा, चाहे वो हमारा एक प्रकार से बोले हिंदू हो या मुस्लिम हो। इसी कारणवश उसने क्या किया कि वो जानता था कि अगर मुझे प्रारंभिक रूप से सुल्तान या शासक बनना है और शासन करना है ज्यादा अधिक दिनों तक, तो मुझे हिंदुओं से ना ही शत्रुता लेनी है और ना ही मुझे अन्य लोगों से शत्रुता लेनी है। इस कारणवश वो सारे लोगों को मिला करके चलता था। यही इसकी रणनीति थी शासन करने की, जिससे आगे चल के ये अपने साम्राज्य को और मजबूतीकरण प्रदान करता है और एक बेहतर शासक के तौर पे निखर करके आता है। और आगे चल के फाइनली शासन करने के पश्चात में 1358 ईस्वी में इसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। इसकी हसन गंगू अर्थात अलाउद्दीन बहमन शाह की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है 1358 ईस्वी में। इसी के पश्चात में हमारा दूसरा शासक आता है 1358 में। जैसे इसकी मृत्यु होती है, इसके पश्चात में दूसरा शासक हमारा आता है जिसको हम लोग मोहम्मद शाह प्रथम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं दूसरा हमारा शासक कौन आता है, इसको हम लोग मोहम्मद शाह प्रथम के नाम से जानते हैं मेरे शेर। तो सारी चीजें देखते हुए चलिएगा, यानी मोहम्मद शाह प्रथम के नाम से जानते हैं। इसका शासनकाल कब से कब तक था, तो इसके शासनकाल की बात करें तो 1358 ईस्वी से लेकर के 1377 ईस्वी के मध्य में, 1375 बोल देते हैं, 1375 ईस्वी के मध्य में इसका शासनकाल देखने के लिए मिल जाता है। किसका? मोहम्मद शाह प्रथम का। और बेसिकली एक प्रकार से बोले तो एकदम जो भयंकर रूप लेता है संघर्ष का, विजयनगर साम्राज्य और एक प्रकार से बहमनी साम्राज्य, वो इसी के समय से भयंकर रूप लेता है। वैसे संघर्ष की स्थिति तो शुरुआत से ही चली आ रही थी इसके समय से, लेकिन एकदम भयंकर स्थिति में संघर्ष होता है मोहम्मद शाह प्रथम के समय से, जो कि इसके मतलब संदर्भ में अगर बात करें तो ये बहमनी साम्राज्य का शासक होता है। और इसके मतलब विपक्ष में जो हमारा विजयनगर साम्राज्य था उसमें हमारा बुक्का प्रथम का शासनकाल होता है। तो इसका जो भी सारा सिस्टम चल रहा होता है संघर्ष का, वो हमारा बुक्का प्रथम के साथ में चलता है। ठीक है, और फिलहाल में ये भी महत्वपूर्ण शासक होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इस कारणवश क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि इसके समय से हमारा संघर्ष स्टार्ट होता है भयंकर स्थिति में, वैसे स्टार्ट इसी के समय में हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट तथ्य ये याद रखना है
कि मोहम्मद शाह के द्वारा पहली बार पूरे के पूरे दक्षिण भारत में क्या किया गया था कि पहली बार युद्ध में या संघर्ष में बारूद का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया? बारूद का प्रयोग किया गया था पहली बार। कब? पहली बार दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में, पूरे के पूरे दक्षिण भारत में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग कब किया गया? तो वो किया गया मोहम्मद शाह प्रथम के समय में। हालांकि इसके पश्चात में अगर हम लोगों ने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो और अच्छी बात है। इसके पश्चात में जब हम लोग मुगलिया सल्तनत का अध्ययन करेंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी हमारा मुगल वंश का संस्थापक होता है बाबर, बाबर के द्वारा हमारा पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया था, अर्थात तोपों के द्वारा बारूद का प्रयोग किया गया था पहली बार उत्तर भारत में 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में, जो कि पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य में होता है। ठीक है, तो पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो मैं उसका अध्ययन जब कराऊंगा तो वहां पे हम लोग देख लेंगे। फिलहाल में वो उत्तर भारत की स्थिति होती है और ये दक्षिण भारत की स्थिति होती है। उत्तर भारत 1526 ईस्वी में बारूद का प्रयोग हुआ, यहाँ पे 1358 से 1375 ईस्वी के मध्य में ये बारूद का प्रयोग विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में किया जाता है। कौन करता है? मोहम्मद शाह प्रथम करता है। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। हालांकि यार ये एक प्रकार से मैं बोलना चाहूं तो ये जो प्रयोग किया गया बारूद का, बाबर भारी मात्रा में करता है। इसी कारणवश इब्राहिम लोदी की 1 लाख से ज्यादा सेना थी और बाबर की सेना 30,000 से कम थी। सोचो कि 30,000 सेना 1 लाख सेना से कैसे जीत गई। वो उसका कारण यही था कि पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया और तोपों का प्रयोग किया गया, जिस कारणवश बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना से जीत पाई थी। ठीक है, तो बारूद का प्रयोग बाबर ने भारी मात्रा में किया था और तोपों के माध्यम से किया था। लेकिन यहाँ पे मोहम्मद शाह ने विजयनगर साम्राज्य में बुक्का प्रथम से जब संघर्ष किया तो वो हल्के मात्रा में बारूद का प्रयोग करता है, यानी बाबर के जैसे वो तोपों में बारूद का प्रयोग नहीं करता है, हल्की ही मात्रा में ये बारूद का प्रयोग करता है। और फिलहाल में विजयनगर साम्राज्य में बुक्का प्रथम को क्या करता है? परास्त करता है। ठीक है, तो ये भी शासनकाल इसका इसी तरीके चलता रहता है। 1358 से 1375 के मध्य में काफी सारी चीजें होती हैं। फिलहाल में इतना हमने पर्याप्त है, जो कि हमने इतना याद रखना है। फिलहाल में मोहम्मद शाह प्रथम से हमने फिलहाल में इतना ही हमने क्या करना है? याद रखना है। इसी के पश्चात में तीसरा जो शासक हमने अध्ययन करना है वो मोहम्मद शाह द्वितीय आता है। कौन आता है? मोहम्मद शाह द्वितीय। इसको भी देखते हैं कि मोहम्मद शाह द्वितीय कौन था हमारा, तो इसको भी देखते हैं। मोहम्मद शाह द्वितीय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तीसरा शासक होता है हमारा मोहम्मद शाह द्वितीय। एंड इसी के पश्चात में मोहम्मद शाह द्वितीय का कार्यकाल कितना होता है? तो ये भी 1375 की बात हम लोगों ने की थी, लेकिन फिलहाल में ये 78 में शासक बनता है। कब बनता है? 1378 से लेकर के 1378 से लेकर के 1378 ईस्वी से लेकर के 1378 ईस्वी से लेकर के 1397 ईस्वी के मध्य में ये हमारा मोहम्मद शाह द्वितीय क्या करता है कि बहमनी साम्राज्य के तीसरे शासक के तौर पे अपनी सत्ता को स्थापित करता है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि यहाँ पे 1375 और यहाँ पे ये मोहम्मद शाह द्वितीय शासक बनता है 78 में, तो 5, 3, 8 ये 3 साल का गैप यहाँ पे क्यों हो गया और कैसे हो गया? तो मैं यार ये बताना चाहूंगा कि 3 साल का गैप शासक बनने के लिए ये गैप नहीं था। यहाँ पे हमारे 2 शासक होते हैं, 2 शासक होते हैं, जो कि हमारा उतना अध्ययन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी 2 शासक होते हैं, इतना आप याद रखिएगा।
कि एक 1375 से 1376 या 77 तक करता है और 1377 से 1378 एक साल के अंतर्गत एक शासक और करता है। तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जिस कारणवश मैंने उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं की। डायरेक्टली हम लोगों ने पांचवें शासक की बात यहाँ पे कर दी, जो कि मोहम्मद शाह द्वितीय आता है 1378 से 1397 के मध्य में। ठीक है, तो इतनी सारी बातों का जिक्र हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। फिलहाल में मोहम्मद शाह द्वितीय भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग इतना जानते हैं कि ये भी उतना मतलब एक प्रकार से बोले मोहम्मद शाह जो हमारा प्रथम था उसके जस्ट अपोजिट था ये, यानी जस्ट उसके विपरीत था। कैसे? प्रथम वाला जो था ये थोड़ा सा एक प्रकार से लड़ाई दंगे में ज्यादा रहता था। यार लड़ाई दंगे में यही क्या कि बहमनी साम्राज्य के चाहे जो भी शासक रहा हो या कोई भी शासक अगर 1-2 साल 3 साल शासक अगर बन गया बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत में, तो उसका एक ध्येय ही होता था कि विजयनगर साम्राज्य पे आक्रमण करना ही करना है। चाहे वो 1 साल के लिए शासक बने, चाहे 2 साल के लिए बने, चाहे 3 साल के लिए बने, अगर वो शासक बना तो जाहिर सी बात है कि वो विजयनगर साम्राज्य पे आक्रमण करेगा ही करेगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये खूबी नहीं थी मोहम्मद शाह द्वितीय के अंतर्गत, ऐसी बात नहीं थी। ये क्या करता था कि ये बहुत ही शांत स्वभाव का था। ये शासक थोड़ा सा उतना एक प्रकार से बोले तो दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। ये शांतिपूर्ण तरीके से अपने साम्राज्य को संचालित करना चाहता था और अपने पूरे के पूरे साम्राज्य के लोगों के अंतर्गत खुशहाली देखना चाहता था और समृद्ध बनाना चाहता था अपने साम्राज्य को। जिस कारणवश इसने विजयनगर साम्राज्य पर एक भी आक्रमण नहीं किया। इस कारणवश इतिहासकारों ने इसकी चर्चा मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में इस पूरे के पूरे बहमनी साम्राज्य में एक विपरीत शासक के तौर पे इसकी गिनती की है या इसका वर्णन किया जाता है। और इतना ही नहीं, हालांकि शांत स्वभाव का जरूर था, लेकिन शांत स्वभाव में रह करके ही इसने अपने पूरे के पूरे साम्राज्य को मजबूतीकरण प्रदान किया और मजबूतीकरण के साथ साथ में विस्तारीकरण भी प्रदान करता है। तो इससे हमने ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसका नाम याद रखिएगा, शासनकाल याद रखिएगा और इसने शांतिपूर्ण तरीके से कार्य किया, अपने साम्राज्य का विस्तारीकरण किया। बाकी इसके पश्चात में हमको कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बात करते हैं इसी में इसके पश्चात में जो शासक आता है, इसके पश्चात में हम जिक्र करते हैं थोड़ा सा किसकी, इसके पश्चात में नेक्स्ट शासक का जिक्र करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जिसको हम लोग ताज उद्दीन क्या बोलते हैं, ताज उद्दीन फिरोज शाह के नाम से जानते हैं। फिरोज शाह के नाम से जानते हैं। ये कब तक शासन करता है? तो मेरे शेर ये शासन करता है कब तक? 1397 ईस्वी से लेकर के ये शासन करता है 1422 ईस्वी के मध्य में। ये अपनी सत्ता को स्थापित करता है ताज उद्दीन फिरोज शाह। कब? ये करता है हमारा बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत में। ताज उद्दीन फिरोज शाह क्या करता है कि अपनी सत्ता को स्थापित करता है 1397 से 1422 ईस्वी के मध्य में। ठीक है, और इतना ही नहीं, ये जब सत्ता को स्थापित करता है तो ये भी काफी सारे कार्य करता है, लेकिन फिलहाल में हम कार्यों का जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन जो भी हमसे बन पड़ेगा हम उसका जिक्र यहाँ पे इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, इसने क्या किया था कि एक प्रकार से हम लोगों ने नाम सुना होगा कि ये जो शासक बनता है तो इसने कृष्णा नदी की एक हमारी सहायक नदी है भीमा, क्या है? भीमा। इस नदी के आसपास यानी भीमा जो भी हमारी नदी है इसके पास में एक शहर का निर्माण करवाता है। कौन? ताज उद्दीन फिरोज शाह। उस शहर का नाम क्या था? तो उस शहर का नाम था हमारा फिरोजाबाद, या फिरोजाबाद भी बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिरोज
फिरोज शाह नगर के नाम से जानते हैं या शहर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना कौन करता है? ताजुद्दीन फिरोज शाह। कहां पे? कृष्णा नदी की हमारी सहायक नदी थी, कौन? भीमा के नाम से जानते हैं। भीमा नदी के आसपास का जो भी हमारे क्षेत्र था वो इसी के अंतर्गत हमारा आता था। ठीक है, फिलहाल में इस शहर का भी निर्माण करवाता है और इस शहर के साथ साथ में वो क्या करता है कि इसी में एक प्रकार से बोले ये ऐसा शासक होता है। इस शहर की स्थापना के पश्चात में बहमनी साम्राज्य, ये शासक होता है बहमनी साम्राज्य का, ये विजयनगर साम्राज्य पर भी आक्रमण करता है। मैंने इससे पहले भी बोला कि कोई भी हमारे शासक अगर बहमनी साम्राज्य में शासन करने के लिए आता है तो भले ही वो 1 वर्ष 2 वर्ष या 3 वर्ष के लिए भले ही वो शासक बनता है, उसका एक ही ध्येय होता था कि हमको विजयनगर पर क्या करना है? आक्रमण करना है तो करना है। तो इस संदर्भ में इसने विजयनगर साम्राज्य पर 3 आक्रमण किए, जिसमें से 2 संघर्षों में ये सफल होता है और एक तीसरे संघर्ष में या तीसरे आक्रमण में इसकी हार हो जाती है। ठीक है, तो फिलहाल में इतनी सारी चीजें याद रखिएगा और फिलहाल में एक नोट पॉइंट भी यहाँ पे डालिएगा कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा होगा तो अच्छा है, नहीं पढ़ा होगा तो इसका जिक्र मैं यहाँ पे करूंगा। लेकिन मैंने पढ़ाया है जब हम लोगों ने एक प्रकार से तुगलक वंश का अध्ययन किया था, तो हम लोगों ने तुगलक वंश में पढ़ा था फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में कि फिरोज शाह तुगलक जो था हमारा, उसने एक प्रकार से बोले कि फिरोजाबाद शहर की स्थापना हमारे करता है उत्तर भारत में, लेकिन दक्षिण भारत में फिरोजाबाद की स्थापना कौन करता है? तो वो ताजुद्दीन फिरोज शाह करता है। और ये कौन होता है? तो ये हमारा एक प्रकार से बोले बहमनी साम्राज्य का एक हमारे शासक होता है कि फिरोजाबाद की स्थापना दक्षिण भारत में पूर्ण रूप से कौन करता है? तो वो करता है ताजुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है कि आक्रमण भी करता है, 2 से 3 आक्रमण करता है और ये हमारा इस शहर की स्थापना करता है। ठीक है, तो फिलहाल में ये थे हमारे कुछ शासक ऐसे जो कि हमारा दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में बहमनी साम्राज्य को लेकर के ये अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं। अभी फिलहाल में हम लोग इसके बाद भी जिक्र करेंगे। कहां तक जिक्र किया? ताजुद्दीन फिरोज शाह। इसके पश्चात हम अगर क्लास अटेंड करेंगे तो शिहाबुद्दीन अहमद शाह, हुमायूं, मोहम्मद शाह तृतीय और कलीम उल्ला, इनका जिक्र हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो फिलहाल में आज की क्लास अगर पसंद आए तो फिर भी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, क्लास अगर पसंद आती है तो ठीक है, बाकी मिलेंगे इसी के नेक्स्ट क्लास में कुछ और शासकों के साथ में। इस क्लास को लेकर के अगर किसी भी प्रकार की आपके समक्ष कोई दुविधा या समस्या उत्पन्न होती है तो आप लोग यार कमेंट क्वेरीज करेंगे, वहां से आपकी सारी समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जाएगा इस पूरे के पूरे लक्ष्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक है, बाकी आप जहां से भी हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने लक्ष्य की तरफ दिन प्रतिदिन अग्रसर रहें। बाकी मिलेंगे इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में बहमनी साम्राज्य के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।